नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जी एस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नया टॉपिक रहेगा आज का अपना मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, है ना। तो अपन ने पढ़ा था कल मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, है ना। तो कहीं ना कहीं जलवायु भी मध्य प्रदेश की मिट्टियों को प्रभावित करती है ना। तो एक कारक है उसका, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, है ना। वीडियो को पूरा देख लें, फिर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मध्य प्रदेश विशेष सेक्शन की, तो आप पुराने वीडियो मध्य प्लेलिस्ट में जाके चैनल, जो कि अपना चैनल है रावेन जी एस पॉइंट में, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, और जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश विशेष की है, तो आप उसमें सारे वीडियो पुराने देख सकते हैं। तो क्या जो वीडियो लिंक रहते हैं, कुछ टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे टॉपिक से, तो आपको पुराने वीडियो भी देखना जरूरी है, जो कि जलवायु के हो गए, मिट्टी के हो गए, नदियों के हो गए, जो कि प्रभावित करते हैं एक न एक दूसरे टॉपिक को, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं वही बात करता हूँ कि अगर कोई टॉपिक अपन समझते हैं तो सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि या आधार समझना चाहिए, है ना। तो अगर मिट्टियाँ की बात कर रहे हैं तो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, या मिट्टियों का में परिवर्तन होता है या कैसे पाई जाती हैं, है ना। उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो अगर अपन को कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो हम निश्चित सी बात है चीज़ें आसान हो जाती है अपने लिए समझना, है ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ कैसी हैं और भारत की मिट्टियाँ कैसी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भारत के एक विस्तृत आधार पे पढ़ते हैं, फिर उसका एक पार्ट हम मध्य प्रदेश के आधार पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो संस्था है ना, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर एंड रिसर्च, है ना, ICAR। तो ICAR ने 1956 में 8 प्रकार की मिट्टियों का निर्धारण किया था कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ मूल रूप से पाई जाती हैं, है ना। तो अपन ये देखते हैं 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो अपन को ये लिस्ट बनानी ज़रूरी नहीं है, मैं जनरली बता देता हूँ। तो जो कि भारत की सबसे मुख्य मृदा है वो है जलोढ़ मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा काफ़ी एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद की अगर बात करें तो लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है ना। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है और पीट मृदा पाई जाती है, और पर्वतीय मृदा पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना। नदी या तटीय किनारे, जो नदियों के तटों के किनारे पाई जाती है ना, वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने मिलेगी। और बात करें तो रेगिस्तानी से पश्चिमी क्षेत्र में भारत के और मध्य प्रदेश के आपको मरुस्थलीय मृदा भी देखने को मिलती है ना। तो आपको इस प्रकार 8 मृदा याद रखनी है ना। तो अपन यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, अपन समझेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की मिट्टी। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी को अपन चीज़ें ये देखते हैं, जब कोई भी मिट्टी होती है या कोई भी अपन मिट्टी पढ़ रहे हैं, तो मिट्टी की अगर बात करें तो वह निश्चित ही किसी न किसी भौगोलिक अवस्था के आधार पर मिट्टियों का विषमता देखी जाती है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की भूमि एक सी तो है नहीं, एक सी जलवायु है नहीं। अपन ने कल 4 से 5 प्रकार की जलवायु अपन ने देखी थी, 4 प्रकार की, है ना। वो जो विंध्य पर्वत की और सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो 2 को अपन ने कंबाइन करके पढ़ा था। तो वैसे तो 5 प्रकार की, है ना। तो 5 प्रकार की जलवायु जब है तो निश्चित सी बात है उस भौगोलिक क्षेत्र में आपको मिट्टियाँ भी विभिन्न प्रकार की देखने मिलेंगी। अगर इधर की बात करें जो कि मध्य उच्च क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे आपको जो मिट्टी देखने मिलेगी तो आपको कौन सी, ये चंबल वाला क्षेत्र है ना, चंबल वाला। तो चंबल में आपको अगर बात करें तो नदी के किनारे वाली मिट्टी मिलेगी, है ना, तटीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है ना, जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, है ना। एलुवियल सॉइल आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, है ना। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी मतलब ये होते हैं ना कि आपने गांव में सुना होगा, कछारे बोलते हैं एक वर्ड, जो नदी नाले नरवे होते हैं, है ना। तो उनके तटों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कछारी मिट्टी कही जाती है, क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्या, जलोढ़ नाम में ही छिपा हुआ उसके, जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टी। तो जब जल या बहाव वाला क्षेत्र जो होता है, पानी जब अपने द्वारा छोटे छोटे तत्वों को, सेडिमेंट्स को बहा के लाता है अवसाद के रूप में, तो वह एक नई मृदा का निर्माण करता है। और नई मृदा में आप अगर बात करें तो यहाँ पे पोटास की मात्रा अधिक होती है ना, पोटास की मात्रा अधिक होती है, जबकि ह्यूमस की मात्रा यहाँ कम हो जाती है। तो ह्यूमस क्या होता है, जो ह्यूमस जो मृदा की या किसी भी भूमि की जो मुख्य परत होती है उसे मृदा कहते हैं, है ना, जो उर्वरक भूमि भी कही जाती है। लेकिन इसके ऊपर
नई मिट्टी द्वारा नई मिट्टी की परत जमी होती है। आपने पढ़ा होगा, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे, है ना, कि भाबर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, तो वो पढ़ेंगे कि जिस प्रकार तटीय हिमालय क्षेत्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र में ऊंचाई से लेके तटों तक जो भूमि पाई जाती है उनका विभाजन किया गया है, तो उसे हम पढ़ते हैं भाबर, तराई, बांगर, खादर क्षेत्र में। तो वो हम ज्योग्राफी में देखेंगे, है ना। यहाँ पे अपन ये देखेंगे नदी के तटीय क्षेत्र में तो नई भूमि का निर्माण होता है ना, तो यहाँ पे पोटास की मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि मुख्य मृदा को, मुख्य भूमि क्षेत्र को, संस्तर को ढक लेती है ना, सॉइल प्रोफाइल को। अब बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन की भी मात्रा कम देखी जाती है, पोटास की मात्रा अधिक देखी जाती है, जिससे यह मिट्टी उपजाऊ भी होती है ना। यह मिट्टी उपजाऊ की कैटेगरी में आती है। अगर बात करें भारत के क्षेत्र में, भारत के संदर्भ में इसी बात को, तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें भारत की, अगर छोटा सा एक मैप बना के समझें अपन, है ना, इस प्रकार अगर मैप से समझते हैं अपन, है ना, तो इस प्रकार अगर देखें तो भारत में अगर देखें ये वाला क्षेत्र, यहाँ से सिंधु नदी का क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो ये वाला क्षेत्र दोआब क्षेत्र होता है ना, ये वाला क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हो जाता है। यहाँ 5 नदियों का क्षेत्र है, पंजाब सिंध क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ पे भी नदियों का क्षेत्र है। तो भारत में वैसे ही बहुत सारी नदियाँ गुजरती है, तो यहाँ से गंगा यमुना का क्षेत्र, यहाँ से अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र नदियों से भरपूर है, तो इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और भारत में समथिंग 43% के आसपास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में कितनी? 43% के आसपास, है ना, शायद 43%। डाटा अगर फैक्ट सही नहीं हो तो आप देख लीजिएगा। हाँ, मध्य प्रदेश में, क्योंकि शायद ये डाटा है 43% अपन पढ़ेंगे, लेकिन मध्य भारत में भी जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है वो सर्वाधिक है ना। अपन फैक्ट नहीं अपन काउंट करेंगे यहाँ पे तो, लेकिन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र जो है सर्वाधिक है ना। तो इसीलिए उत्तर भारत वाला क्षेत्र, जो यूपी वाला, बिहार वाला और पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ है, और हरित क्रांति का भी उद्भव यहीं से देखा गया। तो अपन जलोढ़ मृदा को इस प्रकार समझ सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो जलो अपना जो मध्य प्रदेश को अपन बांटेंगे 5 भागों में। मध्य प्रदेश की मिट्टियों को जब अपन पढ़ेंगे 5 भागों को, है ना, 5 भागों में। तो अगर बात करें मालवा प्रदेश की, है ना, जो मालवा प्रदेश है ये, तो मालवा प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है, ये वाला पूरा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र, ग्वालियर तक, ये मालवा वाला क्षेत्र है ना, जो कि इसके अंतर्गत पूरा आता है। तो मालवा वाला जो क्षेत्र है, आपने यहाँ पे जानते हैं कि काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो काली मिट्टी का उद्भव का रीजन क्या है? जैसे अपन ने वहाँ जलोढ़ मृदा का समझा कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई, तो अगर मालवा क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह पाई जाती है काली मिट्टी, है ना, जिसका रासायनिक जो रीजन है, जो रासायनिक रीजन या रासायनिक कारण है उसका, जो कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट तत्व के कारण यह काले रंग की हो जाती है ना। तो काली मिट्टी का इधर पर क्यों? क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है ना, बेसाल्टिक रीजन है ना, जो बेसाल्ट लावा का, जो बेसाल्टिक लावा से निर्मित चट्टान है, तो उसे बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो एक समय के साथ बदलाव के साथ यह चट्टानें सूखती गई और इनमें ताप के कारण इन चट्टानों का काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मृदा की खास बात करें अगर, तो इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है ना, इसमें कमी होती है। लेकिन काली मिट्टी की अगर बात करें तो यह कपास के लिए उर्वरक होती है ना। बात करें कपास के लिए उर्वरक होती है, सोयाबीन के लिए उर्वरक होती है ना, क्योंकि यह मिट्टी जल को सोखने की, इसमें अवशोषण क्षमता अधिक होती है ना। इस मिट्टी की खास अगर विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा रखती है और चिकनी भी होती है ना, चिकनी होती है, चिपचिपी होती है, और यह गर्मियों में धूप लगने पर सिकुड़ जाती है। और बाकी जब गर्मियों में आपने देखा होगा काली मिट्टी के जो मैदान होते हैं तो वहाँ पे आपको दरारें मिलेंगे। तो जब ये खेती के क्षेत्र बात करें, अगर कृषि के बात करें तो यह काफ़ी समृद्ध कृषि इसमें की जाती है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अच्छी होती है। और जहाँ पर भी जल होता है, जल कृषि का मूल आधार होता है ना। किसी भी जीवन के लिए जल मूल आधार होता है, जैसे इंसान के लिए जल है वैसे ही फसलों के लिए जल मूल रूप से होता है। और बात करें काली मृदा की, तो काली मृदा में जल अवशोषण क्षमता अच्छी होती है,
तो बड़े बड़े खाँचे जब गर्मियों में सूख जाती है मिट्टी तो वो उसका पानी नीचे एब्जॉर्ब करके रखता है संचयन क्षेत्र में, है ना। सॉइल प्रोफाइल जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो उसमें हम देखेंगे जो बी संस्तर होता है, A, O, A, B, C इस प्रकार। तो बी वाला जो क्षेत्र होता है, ए वाला जो क्षेत्र होता है, वो बी वाला क्षेत्र जो होता है वो जल संचयन का क्षेत्र होता है। वो निश्चित ही जल की मात्रा को नीचे संचयन करके रखता है और वो धीरे धीरे गर्मियों में, है ना, केशिकत्व के माध्यम से उसका उपयोग होता है ना, कैपिलरी प्रोसेस के माध्यम से। तो ये क्षेत्र कृषि के दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है ना। काली मृदा उपजाऊ होती है। अब बात करते हैं अपन विंध्य क्षेत्र के, है ना। विंध्य क्षेत्र अगर देखें, विंध्य क्षेत्र ये अपन ने मालवा काली मिट्टी वाला क्षेत्र दिख रहा है। अगर बात करें इस वाले क्षेत्र की, है ना, नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र की, नर्मदा घाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जिस प्रकार काली मिट्टी या इधर पे बोलें तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है ना, साधारण काली, यहाँ पे आपको गहरी काली मिट्टी देखने मिलेगी नर्मदा घाटी क्षेत्र में। गहरी काली, गहरी काली, इसको हम डिस्क्राइब करके जब टेबल चार्ट बना के पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। इधर पे मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि आधार क्या है, किसी भी चीज़ को अगर मूल आधार से जोड़ें तो ज़्यादा समझ में आता है ना। गहरी काली मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे रंग काला हो जाता है ना। तो देखें अपन जब इस क्षेत्र से अपन महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो अपना ये वाला क्षेत्र पड़ता है ना, तो बेसाल्टिक रीजन के कारण इसमें कलर का इफेक्ट पड़ता है ना। जो नज़दीक जितने पास हुआ तापमान का इफेक्ट पड़ता है और उच्चावच का क्षेत्र जो प्रभाव पड़ता है ना मिट्टी के निर्माण में, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रकार यहाँ पे मिट्टी गहरी काली देखने को मिलती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, है ना। और बात करें क्योंकि यहाँ पे सूखती कम है, नर्मदा के नदी के आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है। अब बात करें यहाँ पे निमाड़ या सतपुड़ा वाले क्षेत्र में तो यहाँ आपको छिछली काली मिट्टी देखने मिलेगी, छिछली काली, है ना। मध्य प्रदेश की बात करें अगर तो काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक देखा जाता है, छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी और इन काली मिट्टी का ये सेम रहेगा, है ना। जो रासायनिक फार्मूला रहेगा इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी रहेगी, है ना। अब बात करेंगे अपन लाल पीली मिट्टी की। तो ये जो बिंद वाला क्षेत्र हो जाएगा ये, है ना, रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पे आपको इधर से ये वाला क्षेत्र, है ना, ये आपको लाल पीली मिट्टी देखने मिलेगी रीवा पन्ना का पठार और विंध्य क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी, क्योंकि यह क्षेत्र विंध्य क्षेत्र का जो विंधन संरचना यहाँ पे देखी जाती है। तो लाल क्षेत्र विंधन संरचना की आपने संरचना के आधार पे अगर बात करें तो यहाँ पे केरुआ आपने सुना था कि बलुआ पत्थर यहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। विंधन संरचना की मूल विशेषता क्या है कि पत्थर का होना जो सेडिमेंट के द्वारा निर्मित हुआ है ना। तो वहाँ पत्थर की जो विशेषता है वो देखा जाए तो आपको मिलेगा बलुआ पत्थर और चूना का पत्थर। तो उस निर्माण के आधार पे यहाँ पे लाल पीली मिट्टी देखी जाती है ना, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी देखी जाती है ना इसमें भी। और यह मिट्टी विशेष रूप से उतनी उपजाऊ नहीं होती है ना, इतनी उपजाऊ नहीं होती है। अपन को इसमें और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो फसलों की अगर बात करें तो गेहूँ, धान वगैरह की खेती होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी वाला क्षेत्र माना जाता है ना, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। अब बात करें इस वाले जो बचा हुआ क्षेत्र है ना, अगर इसको हम कलर से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये बचा हुआ क्षेत्र जो है ना, ये जलोढ़ का कुछ क्षेत्र आ जाता है, या बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड रीजन वाला। तो ये जो क्षेत्र रहेगा आपका, ये क्षेत्र रहेगा मिश्रित मिट्टी का, ये क्षेत्र जो रहेगा मिश्रित मिट्टी का। मिश्रित मिट्टी की जो मात्रा है मध्य प्रदेश में वो भी काफ़ी कम है ना। मिश्रित मिट्टी में काली, लाल, पीली तीनों मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है लगभग। मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, पन्ना, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, ये दमोह वाला ये क्षेत्र जो आपको मिश्रित मिट्टी के रूप में देखने मिलेगा ना। यहाँ पे भी आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपको कमी देखने मिलती है। ये वाला क्षेत्र अपन को क्या देखना है, बुंदेलखंड रीजन हो जाएगा और आपका छतरपुर बुंदेलखंड रीजन वाला। लाल पीली मिट्टी की बात करें अगर तो वो आपको विंध्य क्षेत्र में और आपको इस बार रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी। अब बात करते हैं अपनी
इस वाले क्षेत्र में आपको ये विंध्य वाला क्षेत्र और भी थोड़ा सा ऐसा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको इधर क्षेत्र में देखने जो मिलेगी मिट्टी वो होगी लैटेराइट मृदा। अब बात करें जो बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। लैटेराइट मृदा इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, है ना। लैटेराइट मृदा की अगर बात करें तो लैटेराइट मृदा सबसे अनुपजाऊ मृदा कहलाती है ना। लैटेराइट मृदा की अगर बात करें, यहाँ पे आपको जो क्षेत्र में देखने की बात करें तो एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा आपको अधिक देखने मिलेगी और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम होती है ना। यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी की अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत में तो इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी रहता है ना, काफ़ी मात्रा में है। और इस मृदा में चाय और कहवा का उत्पादन अच्छा होता है। बैतूल वाला एक क्षेत्र है हाँ, बैतूल का क्षेत्र और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जो है, इधर पे आपको चाय की खेती देखने मिलती है। मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान जो है बोला जाता है चाय की खेती के लिए फेमस है, जो वो है बैतूल। लैटेराइट मृदा इसके लिए उपजाऊ होती है और मोटे अनाज भी कुछ आपको यहाँ पे उत्पादन के रूप में देख सकते हैं ना। तो मध्य प्रदेश की मृदा को हमने मुख्य रूप से 5 भागों में बांट रखा है, तो जो हम अब क्रम से समझ लेते हैं। भारत में अगर बात करें तो मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा का निर्धारण किया गया है ICAR द्वारा, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो मध्य प्रदेश की मृदाओं को हम बांटेंगे 5 भागों में। यहाँ पे हम बांट लेते हैं 5 भागों में। तो पहली जो मृदा रहेगी अपनी उत्तर मध्य प्रदेश की मृदा, वो रहेगी जलोढ़ मृदा, है ना। जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है, जिसे हम कांप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहलाती है ना। जलोढ़ मृदा में आपको यहाँ पे आपको पोटास की मात्रा आपने देखा है कि अधिकतम होती है यहाँ पे, है ना। इसके अन्य नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे अन्य नामों में अपन लिखेंगे कांप मृदा या कछारी मृदा। कांप मृदा या कछारी मृदा। कछारी मृदा इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। इसका जो निर्माण है इसका जो कारण है वो क्या है, जल के द्वारा बहाई गई नई मृदा कहलाती है ना। जल के द्वारा बहा कर लाई गई, जल के बहाव के द्वारा ना, जल के बहाव द्वारा, है ना। इसमें जो अगर रासायनिक तत्वों की बात करें, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है पौधों में वृद्धि को कम करता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो आप पौधों में जो है वृद्धि की मात्रा मतलब कम हो जाती है ना। और अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस पत्तियों में गाढ़ा रंग या लाल रंग का वो कर देता है, गाढ़ा कलर कर देता है ना, जो कि उसको प्रभावित करता है ना, उत्पादक क्षमता को प्रभावित करता है ना। पोटेशियम की अगर बात करें तो इसमें पत्तियों में कमजोरीपन आप देख सकते हैं, मतलब या कि पत्तियों में किनारे पीला पीला कुछ भाग देखा जाता है और पत्तियां नीचे की ओर लटक सी जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार के आपको इनके गुण देखने मिलेंगे। और भी कुछ गुण हैं जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन पेन चेंज कर लेते हैं। रासायनिक फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसमें आपको ये याद रखना है, कैसे आप याद रखेंगे, NPK का जो रेशियो होता है ना, NPK का रेशियो। तो इसमें मृदा का NPK का जो रेशियो होना चाहिए, ये निश्चित एक अनुपात होना चाहिए, 1:2:1, है ना। ये एक मुख्य एक रेशियो जो निर्धारित किया गया है, औसत जो इनका औसत ये होना चाहिए ना। फास्फोरस दोहरा डबल होना चाहिए, बल्कि नाइट्रोजन और पोटेशियम एक रेशियो में होना चाहिए। अगर अपन को याद रखने के लिए अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें कि हम इन चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, तो आप देख सकते हैं बीच वाले जो क्षेत्र होंगे, मिश्रित मिट्टी वाला, लाल पीली मिट्टी वाला और मालवा वाला, ये आमने सामने आते हैं, है ना। ये एक ही क्रम में पढ़ते हैं। आपको 5 प्रकार की मृदा 3 क्रम में ही पड़ती हैं। तो जलोढ़ मृदा और लैटेराइट मृदा को छोड़ देते हैं। तो बात करें अगर तीनों मृदा की, तो आप इनका तीनों में NPK कम होता है ना। और बात करें इधर पे जलोढ़ मृदा की, तो यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ पे ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा कम देखी जाती है। बात करें लैटेराइट मृदा की अगर, तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी, है ना यहाँ पे, और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी।
ह्यूमस की जो है आपको कमी देखने को मिलेगी लेटेराइट मृदा में, है ना। यहाँ पे NPK भी नहीं होता है, लगभग ना के बराबर। और लाल पीली मिट्टी की एक विशेषता और अपन को यहाँ पे देखनी है कि जो लाल कलर होता है मिट्टी का वो किस कारण होता है, वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। और पीले रंग की बात करें अगर, इसका जो कलर होता है वो जल अपघटन के कारण होता है ना, वो होता है जल अपघटन के कारण पीली मिट्टी का कलर। तो यह कलर अपन जल अपघटन के द्वारा देखते हैं ना। अब बात करते हैं रासायनिक फॉर्मूला की। तो यहाँ पे अपन को NPK की मात्रा कम दर्शानी है ना, यहाँ पे कम होता है जलोढ़ मृदा में NPK नहीं, सॉरी, यहाँ पे अपन को पोटेशियम की मात्रा अधिक बतानी है ना। बात करें ह्यूमस और वो जो अपन ने लिखा है नाइट्रोजन की मात्रा, ये आपको कम होती है यहाँ पे, है ना। बात करें मृदा की उर्वरता की, तो यहाँ पे उर्वरता अच्छी होती है, उर्वरता में देखें अधिक होती है, उर्वरता अधिक होती है ना। और इसमें जलोढ़ मृदा में और क्या अपन देख सकते हैं, आयरन और चूना पत्थर। यहाँ पे आपको आयरन और बात करें आयरन की, आयरन और चूना पत्थर अधिक मात्रा में देखने मिलेगा, क्योंकि आयरन और चूना पत्थर का रीजन ये है क्योंकि ये क्षेत्र है पहाड़ी वाला ना। विंदन संरचना यहाँ भी देखने मिलती है कुछ मात्रा में आपको। यहाँ पे जब अपन ने संरचना पढ़ी थी, बहुत भूगोल जियोलॉजिकल संरचना जब अपन ने पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ा था, भूगर्भिक संरचना, तो अपन ने देखा था कुछ क्षेत्र यहाँ पे विंदन संरचना का भी था। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर की बात या चूना पत्थर की बात करें और आयरन पाया जाता है क्योंकि विंदन संरचना के कारण, है ना। तो इधर पे अपन जलोढ़ मृदा में इतना ही पॉइंट देखेंगे, है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी मृदा के बारे में, जो होगी काली मृदा। इसका अपन एक चीज़ और लिख लेते हैं, परसेंटेज, कि इसका मध्य प्रदेश में जो परसेंटेज है, कितने क्षेत्र में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश में आपको देखने मिली तो 10% के आसपास पाई जाती है। 10% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, 10% क्षेत्र में। अब बात करेंगे हम दूसरी मृदा की, जो होगी काली मृदा। इसका चार्ट हम एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक एक मृदा को विस्तार से पढ़ रहे हैं। ये 5 प्रकार की मृदा हमने मैप में समझ ली है, उसे आप चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना। दूसरी मृदा की अगर बात करें हम, तो काली मृदा पढ़ेंगे, जो कि ब्लैक सॉइल होगी। काली मृदा को हम 3 भागों में बांटते हैं। मध्य प्रदेश की जो काली मृदा है वो 3 भागों में बांटते हैं ना। तो 3 भागों में अगर बात करें तो पहली मृदा जो होगी वो होगी साधारण काली मृदा, साधारण काली मृदा, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी बात करें अगर गहरी काली मृदा, है ना, गहरी काली मृदा। तीसरी जो काली मृदा है वो छिछली काली मृदा है। इनका जो क्षेत्र होगा वो हम देखेंगे कैसे, कि साधारण काली मृदा की बात करें अगर, तो इसका जो क्षेत्र है वो होगा मालवा का क्षेत्र, मालवा एवं निवाड़। मालवा का क्षेत्र ही इसमें आएगा, मालवा क्षेत्र। गहरी काली मृदा की बात करें अगर, तो गहरी काली मृदा जो निमाड़ क्षेत्र में आएगी, है ना। आप दक्षिण की ओर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र होगा, है ना, इसमें सतपुड़ा वाला नहीं आएगा। गहरी काली में आपको जो आएगा सतपुड़ा क्षेत्र आएगा ना, जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र के समथिंग आसपास, नर्मदा घाटी या निमाड़ क्षेत्र, है ना, बोल सकते हैं इसका, नर्मदा घाटी क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र। बात करते हैं छिछली काली मृदा की, तो छिछली काली मृदा जो आएगी सतपुड़ा घाटी क्षेत्र में आएगी, है ना। तीनों का विभाजन अगर हम करें तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, सतपुड़ा घाटी क्षेत्र। इसका जो प्रतिशत होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लगभग 43%। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है ना। बात करें अगर इसके रासायनिक तत्वों की, तो यहाँ पे NPK का जो अनुपात है वो NPK तीनों कम पाई जाती है ना। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे अधिक देखी जाती है। कृषि की अगर बात करें इस मृदा में, तो यह कृषि की बात करें अगर, तो कपास, सोयाबीन, मूंगफली,
ये प्रमुख फसलें हैं, ये यहाँ पे मुख्य उत्पादित फसलें हैं। बात करें अगर अन्य नाम की, काली मृदा को अन्य नाम, तो इसे चरनोजम भी कहते हैं, चरनोजम, चरनोजम कहते हैं, है ना। इसे क्षेत्रीय भाषा में से कल्लर भूमि भी कहते हैं। एक और नाम इसका है, वो है रेंगुर मृदा, रेंगुर मृदा, रेंगुर मृदा ऐसे बोलते हैं, है ना। और इसकी विशेषता जो है अपन ने पहले ही पढ़ा है, जो कि जब गीली मृदा जो होती है, अगर इसे गीली मृदा होती है तो यह चिपचिपी होती है, चिपचिपी होती है ना, यह फूल जाती है, सॉइल हो जाती है जब, है ना, सॉइल होती है। बात करें जब ये मृदा सूखती है, सूखी मृदा के रूप में यह सिकुड़ जाती है, जब सूखती है तो यह संकुचित हो जाती है, यह सिकुड़ जाती है ना, सिकुड़ जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं अपन इस प्रकार देख सकते हैं, है ना। कृषि के रूप में यह उर्वर भूमि है ना, मालवा का क्षेत्र जो है उर्वर मृदा। अब पढ़ेंगे अपन तीसरी मृदा के बारे में। तीसरी मृदा का अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन मिश्रित मृदा, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी की बात करें अगर, तो जो क्षेत्र होगा वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र होगा ना, बुंदेलखंड जो वाला जो क्षेत्र होगा आपका, है ना, विंध्य क्षेत्र वाला जो क्षेत्र होगा वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे मिश्रित मृदा होगा। मिश्रित मृदा के अंतर्गत अगर बात करें तो अपन ने जो पढ़ा था, काली, पीली और लाल मृदा का मिश्रण होता है ना, मिश्रित मृदा, मिक्स सॉइल। मिश्रित मृदा, है ना। तो इसमें भी अपन को किसका वो होता है, संयुक्त रूप होता है, जो काली और लाल पीली मृदा का, काली लाल पीली मृदा का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है ना। क्या ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है ना, साधारण उपजाऊ लिख सकते हैं इसे। इसमें भी एनपीके की मात्रा कम होती है ना, एनपीके की मात्रा कम होती है ना। यहाँ पे आपको लाल पीली मिट्टी की मृदा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको लाल कलर जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण देखने मिलेगा। पीली मिट्टी का जो रीजन है वो आपको जल अपघटन के कारण देखने मिलेगा, और आपको जो काले कलर का मिश्रण है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण देखने को मिलेगा, है ना। कृषि की अगर बात करें, कृषि के दृष्टिकोण से, तो यह भूमि अनुपजाऊ में ही आती है ना। लेकिन यहाँ पे आपको किस किस प्रकार की फसल देखने मिलेगी, जो कि गेहूँ धान वाला, गेहूँ धान, है ना, ज्वार वगैरह आपको देखने मिलेगा साधारण रूप से, है ना। इसमें अपन को मिश्रित मिट्टी में अपन को ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ना है। इसका क्षेत्र जो रहेगा वो रहेगा 7% के आसपास, 7% भूमि, है ना। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र में और विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो भारत में यह अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की बात करें कर्नाटक वाले पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, बात करें तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी क्षेत्र में, और महाराष्ट्र और पश्चिमी तटी के थोड़ा सा आप आगे जाएँ तो पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी, है ना। चौथी बात करें लाल पीली मिट्टी की, और आपको झारखंड वाले क्षेत्र में भी आपको देखने मिलेगी लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको इसमें जो इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे लाल कलर जो होगा इसका फेरिक ऑक्साइड के कारण होगा, है ना, जो का फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है यहाँ से कि फेरिक किस कारण मृदा का रंग लाल होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला की बात करें कि Fe2O3, है ना। बात करें पीली मृदा की, पीला कलर जो होगा तो वो होगा जल के अपघटन के कारण, जल का अपघटन के कारण ये आपको कारण होगा, है ना।
बात करें अगर इसके रासायनिक अनुपात की, तो यहाँ पे भी आपको NPK जो आपको यहाँ पे आपको मध्यम की जो तीनों लाइन है वो आपको NPK का अनुपात आपको देखना है, यहाँ पे कम पाया जाता है ना NPK का। इसमें निश्चित सी बात है आयरन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि लाल पीली मिट्टी है, आयरन की मात्रा अधिक होगी। कृषि की दृष्टि से अगर देखें तो यह ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अनुपजाऊ भूमि है ना। अनुपजाऊ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्षा की मात्रा होती है। तो यहाँ पे साधारण मात्रा में कृषि की बात करें अगर, तो गेहूँ, धान, है ना, भी आपको ये क्षेत्र ये देखने मिलेगा, है ना। और इसमें और कुछ विशेष नहीं पढ़ना अपन को। 5वीं मृदा की बात करें, अंतिम मृदा की, तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं लेटेराइट मृदा, है ना। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो यह अनुपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम और आयरन का जो मात्रा अधिक देखने मिलेगी, और ह्यूमस की मात्रा जो होगी, बात करें ह्यूमस की मात्रा आपको कम देखने मिलेगी, जिस कारण यह अनुपजाऊ मृदा कहलाती है ना। उर्वरता की बात करें अगर, इसमें अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है। कृषि की बात करें अगर, तो इधर पे आपको चाय और कॉफ़ी के लिए उत्पादक होती है, और मोटे अनाज भी यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। लाल पीली मृदा में भी आपको मोटे अनाज देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपको मोटे अनाज जो होते हैं ये आपको देखने मिलेंगे, है ना, यहाँ पे उत्पादित होते हैं। मोटे अनाज में कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा वगैरह, ये आपके जो पुराने अनाज जो आप पुराने समय पे एक समय प्रारंभ में व्यक्ति खाया करता था, है ना, तो उसमें मोटे अनाज आता है। तो 5 प्रकार की मध्य प्रदेश की मृदा आपको पढ़नी है ना। लेटेराइट मृदा का जो क्षेत्र है ये बहुत ही मिनिमम है, 3% क्षेत्र में ये पाया जाती है ना। 3% भूभाग में यह मृदा बटी होती है। लाल पीली मृदा की बात करें अगर, तो अपन देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मृदा है 43%, है ना। और बात करें लेटेराइट मृदा की तो 3% है ना, 3% है। और मिश्रित मृदा की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आपको 10% के आसपास देखने मिलेगी, है ना। लाल पीली मिट्टी भी आपको 10% भाग पे आपको 10% 37% भाग पे आपको लाल पीली मृदा देखने मिलेगी, क्योंकि विंधन संरचना जो है काफ़ी अधिक है, हाँ। तो यहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा जो आपको देखने को मिलेगी वो 7% भूभाग पे देखने को मिलेगी। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि 43 और 37 अगर देखें यहाँ पे, तो आपका 80% यहीं हो जाएगा कवर, है ना। 10 और 10 ये मिला के आपका 100% हो जाता है ना। इस प्रकार अपन समझे तो मृदा का टॉपिक अपन का यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन होता है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं कल।